नमस्ते। क्लास 10th के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक टॉपिक आता है डिस्टेंस फार्मूला। आज हम लोग डिस्टेंस फार्मूला की चर्चा करेंगे, किस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला काम करता है, कैसे इसका यूज करेंगे और कैसे डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे, आज उसको भी देखते हैं। इससे पहले आपने क्लास 9 में कुछ चीज पढ़ चुके हैं, जैसे आपने किसी भी पॉइंट को कैसे लोकेट करना है कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन सिस्टम में, वो आप जान रहे हैं। इसके बाद किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से उसकी दूरी कितनी होगी, जिसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं या एब्सिसा। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस से कुछ दूरी पर है तो उसका नाम हम लोग वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं या फिर ऑर्डिनेट। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर आ जाए तो उसका फॉर्म होता है x, 0, या फिर अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर आ जाए तो उसका फॉर्म होता है 0, y। इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि जब दो या दो से ज्यादा पॉइंट जब हम कार्टेशियन सिस्टम में लोकेट करते हैं तो उसके बीच की दूरी कितनी होती है। कोऑर्डिनेट सिस्टम से उसके बीच की दूरी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका नाम यहाँ पर आता है डिस्टेंस फार्मूला। आइए एक सिचुएशन देखते हैं और इस सिचुएशन को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे उस पर भी सोचना है। अ पेट्रोल पंप is located 36 km east and 15 km north from your home. How would you find the distance from your home to the petrol pump without actually measuring it? मतलब कोई एक पेट्रोल पंप है जो आपके घर से 36 किलोमीटर पूर्व और वहां से 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। अब अपने घर से पेट्रोल पंप की दूरी बिना एक्चुअल मेजर किए कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस पर चर्चा करते हैं। इस सिचुएशन को हम लोग ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए ग्राफ। अब जहां पर ए पॉइंट है जो आपके घर को दिखा रहा है और बी पॉइंट है जो पेट्रोल पंप को दिखा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी के बीच की दूरी 36 किलोमीटर जो कि पूर्व दिशा में स्थित है सी पॉइंट, और सी पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी 15 किलोमीटर है जो कि उत्तर दिशा में स्थित है। डायरेक्ट हमको अब ए बी का लेंथ चाहिए। हम लोग इसको कैसे मेजर करेंगे बिना एक्चुअल मेजरमेंट के, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप ए बी का वैल्यू पता कर सकते हैं। एक टर्म आया यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, आप जान रहे हैं फिर भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है। किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी बचे हुए दो साइड के स्क्वायर और सम के बराबर होता है। मतलब इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। इस एप्लीकेशन का यूज करके ए और बी के बीच की दूरी को हम लोग यहाँ पर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कुछ कोऑर्डिनेट्स है अपने पास, जहां पर ए का कोऑर्डिनेट है 3, 0, बी का है 6, 0, सी 0,5 एंड डी 0,8। इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर ग्राफ में रिप्रेजेंट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या ए और बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखना ये पड़ेगा कि ए और बी पॉइंट किस पॉइंट को रेफरेंस बना करके यहाँ पर लोकेट हुआ है। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ए और बी का हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस कितना होगा? ए बी कैन बी रिटेन एज ओ बी माइनस ओ ए, क्योंकि ओ पॉइंट के ही रेफरेंस से हम लोग ए और बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे यहाँ पर, जहां पर ओ ओरिजिन है। इस सिचुएशन को और अच्छे से समझिए। ओ बी नाम का एक लेंथ है, बड़ा सा लेंथ है, और ओ ए नाम का एक छोटा सा लेंथ है। संजोग ऐसा है कि ये दोनों ही लेंथ एक ही लेंथ पर लाई कर रहा है, एक ही लाइन पर लाई कर रहा है। अब यहां से अगर हम ओ ए को घटा दें, ओ ए को अगर हम यहां से हटा दें तो अपने पास क्या बचेगा? ए बी का ही लेंथ बचेगा। आप सिचुएशन को स्क्रीन पर देख सकते हैं। टोटल लेंथ ओ बी में से हमने ओ ए को माइनस कर दिया, घटा दिया, तो अपने पास जो शेडेड पार्ट दिख रहा है ए बी, वही हमारा फाइनल वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि ओ बी का लेंथ कितना होगा। अब यहां पर चेक करते हैं। ओ बी का लेंथ 6 यूनिट्स, तो ओ बी इक्वल टू 6 यूनिट्स। सिमिलरली ओ ए का लेंथ कितना? 3 यूनिट्स, तो ओ ए इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। अब हमको चाहिए ए बी, सो ए बी इक्वल टू अपने पास क्या फॉर्मूला बना है? ओ बी माइनस ओ ए। इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। सिमिलरली अगर हम सी डी का वैल्यू पता करना चाहे तो कैसे हम लोग पता करेंगे? सी और डी पॉइंट के लिए भी रेफरेंस पॉइंट अपना ओरिजिन ही है। इसका मतलब पहले ओडी का वैल्यू पता करना पड़ेगा, फिर ओसी का वैल्यू पता करना पड़ेगा, और टोटल लेंथ ओडी में से ओसी को अगर हम माइनस कर दें तो सीडी ही बचेगा। देख लीजिए यहाँ पर ओडी का वैल्यू कितना है? 8 यूनिट्स, और ओसी का वैल्यू कितना है? 5 यूनिट्स। इसका मतलब CD इक्वल्स टू ओडी माइनस ओसी, इट मीन्स 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। ये कोऑर्डिनेट्स तो एक्सिस पर थे, इसलिए आसानी से इसका वैल्यू हम लोग पता कर लिए। अब एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि एक्सिस पर कोई पॉइंट लोकेट ना हो, ये क्वाड्रेंट में हो, तब उसका दूरी हम लोग कैसे पता करेंगे उसको भी देखते हैं। और उस सिस्टम का नाम हम लोग रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम देते हैं। एक और सिचुएशन कंसीडर करते हैं। देख लीजिए, कार्टेशियन सिस्टम में P और Q नाम का 2 पॉइंट हमने लोकेट कर दिया, जहां पर P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,6 और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 6,8।
और फाइनली हमको पी क्यू का लेंथ चाहिए। कैसे पता करेंगे? पी और क्यू दोनों ही पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दोनों ही एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ही हम पता कर पाएंगे कि पी क्यू का एक्चुअली लेंथ कितना होगा। देखिए दोनों ही पॉइंट से हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब एक ट्रायंगुलर रीजन आपको दिख रहा है पी टी क्यू। इस ट्रायंगुलर रीजन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको पीटी का लेंथ चाहिए और क्यूटी का लेंथ चाहिए, तभी जाकर के पी क्यू का वैल्यू आप पता कर पाएंगे। तो पीटी का लेंथ उतना ही होगा जितना आरएस का लेंथ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पीटी इक्वल्स टू आरएस, और आरएस का वैल्यू कितना होगा? चूंकि एक्सिस पर है, आसानी से इसके लेंथ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 यूनिट्स। सिमिलरली क्यूटी इक्वल्स टू एबी एंड इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। ये भी एक्सिस पर है और इसका भी लेंथ आपने आसानी से फाइंड आउट कर लिया। अब जो छोटा सा ट्रायंगल है पीटीक्यू, इसमें आपको पीटी का भी लेंथ पता चल गया और क्यूटी का भी लेंथ पता चल गया। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना होना चाहिए। सो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पीटी स्क्वायर प्लस क्यूटी स्क्वायर। पीटी का वैल्यू 2 यूनिट्स और क्यूटी का भी वैल्यू 2 यूनिट्स। सो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसका मतलब पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 8। सो पी क्यू इक्वल्स टू √8 और √8 कैन बी रिटन एज 2√2। सो पी क्यू का लेंथ फाइनली कितना आ गया? 2√2 यूनिट्स। अब एक जनरल सिचुएशन को कंसीडर करते हैं जहां पर पी और क्यू नाम का 2 पॉइंट्स है और इसके कोऑर्डिनेट्स वेरिएबल हैं, डायरेक्ट वैल्यू इसका पता नहीं है। हमको अल्टीमेटली चाहिए पी क्यू का लेंथ। पी क्यू का लेंथ कितना होगा? तो वेरिएबल है इसका कोऑर्डिनेट्स, डायरेक्ट हम पता कर नहीं सकते। फिर से वही काम करेंगे, पी और क्यू दोनों ही पॉइंट से हम दोनों ही एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद देखिए आपके पास फिगर इस टाइप का बनेगा, और दोनों ही परपेंडिकुलर के लिए एक छोटा सा रीजन बनता है पीटीक्यू ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारा काम बन सकता है। सो पीटीक्यू ट्रायंगल में पाइथागोरस अगर हम अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं तो हमारा काम बन जाएगा आसानी से। सो पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करते हैं। उसके लिए हमको पहले पीटी का लेंथ चाहिए और क्यूटी का भी लेंथ चाहिए। तो पीटी का लेंथ कितना होगा? जितना आरएस का लेंथ होगा। सो पीटी इक्वल्स टू आरएस एंड आरएस कैन बी रिटन एज ओएस माइनस ओआर। इसका मतलब ये हुआ कि OS का वैल्यू x2 और OR का वैल्यू x1। सो PT का वैल्यू कितना? x2 माइनस x1। सिमिलरली QT का वैल्यू हमको चाहिए, तो QT का वैल्यू उतना ही होगा जितना AB का वैल्यू होगा। इसका मतलब QT इक्वल्स टू AB एंड AB इक्वल्स टू OA माइनस OB। अब OA का लेंथ है y2 और OB का लेंथ है y1। सो QT इक्वल्स टू y2 माइनस y1। अब ट्रायंगल PTQ में पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। सो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। सो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PT का वैल्यू कितना है? x2 माइनस x1 और QT का वैल्यू कितना है? y2 माइनस y1। सो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर PQ स्क्वायर है, इस स्क्वायर को अगर हम राइट साइड शिफ्ट करें तो ये स्क्वायर रूट लग जाएगा। सो PQ इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही है अपना डिस्टेंस फार्मूला। इस डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग 2 फार्मूला लिख रहे हैं, PQ इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि PQ इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब जब अपने पास डिस्टेंस फार्मूला आ चुका है तो इस पर आधारित कुछ सवाल हम लोग बना लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स 2,3 एंड 4,1। अब 2 डिफरेंट पॉइंट्स है और दोनों ही पॉइंट्स का अलग अलग कोऑर्डिनेट्स है अपने पास। इस दोनों ही कोऑर्डिनेट्स का यूज करके डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और पता कर पाएंगे कि दोनों ही कोऑर्डिनेट्स के बीच में दूरी कितनी है। हम लोग मान लेते हैं P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स 2,3 और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स 4,1 है। सो यहाँ पर हम लोग x1 और x2 या फिर y1 और y2 के फॉर्म में हम लोग पढ़े हैं डिस्टेंस फार्मूला, इसको भी उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है 2,3, उसके लिए हम लोग x1 y1 रिप्रेजेंट कर लिए, और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स 4,1, उसके लिए x2 y2 रिप्रेजेंट कर लिए। अब जो गिवन डाटा है उसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। चूंकि अपने पास डिस्टेंस फार्मूला है PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब आपके पास x2 x1 y2 y1 सबका वैल्यू है, सारा वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, सारा का सारा वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो PQ इक्वल्स टू रूट अंडर 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। सो PQ इक्वल्स टू
2 स्क्वायर प्लस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू का वैल्यू आ गया 4 + 4, दिस इज इक्वल टू √8। सो पी क्यू इक्वल्स टू 2√2 यूनिट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला में हम लोग x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ये भी पढ़े थे, और दूसरा एक और हम लोग यहाँ पर नोटेशन दिए थे कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसको दूसरे तरीके से भी बना करके देख लेते हैं, जहां पर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पहले टर्म में x1 y1 रिप्रेजेंट किए, अब यहां पर x2 y2 रिप्रेजेंट करते हैं, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पहले टर्म में x2 y2 रिप्रेजेंट किए, अब यहां पर x1 y1 लिख लेते हैं। अब जो गिवन डाटा है उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करके लिख लेते हैं, और लिखने के बाद फिर से वही डिस्टेंस फार्मूला अपना PQ इक्वल्स टू x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर से देख रहे हैं कि सेम रिजल्ट आ रहा है अपने पास। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही तरीके से लिखा हुआ डिस्टेंस फार्मूला प्रॉपरली काम कर रहा है। सो इसका यूज करके आप भी बना सकते हैं अलग अलग सवाल। और एक सवाल देख लेते हैं, चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पर 3 गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके हेल्प से हमको ये पता करना है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है ये आपको याद रहना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल हो जाए, दो साइड का लेंथ इक्वल हो जाए, तो उस सिचुएशन में वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। यहाँ भी हमको वही चेक करना है, 3 गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं और तीनों गिवन कोऑर्डिनेट्स का हेल्प लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने पर देखेंगे कि कोई दो साइड का लेंथ इक्वल आ जाएगा। अगर इक्वल आ जाता है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नहीं आता है इक्वल तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। यहाँ पर 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। हमने मान लिया P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स 5, -2, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स 6, 4 एंड R पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स 7, -2। इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो P पॉइंट के लिए हम लोग x1 y1 सब्स्टिट्यूट कर दिए, Q पॉइंट के लिए x2 y2 एंड R पॉइंट के लिए x3 y3। अब यहाँ पर हम लोग PQ का भी लेंथ निकालेंगे, QR का भी लेंथ निकालेंगे और PR का भी लेंथ निकालेंगे। 3 डिफरेंट लेंथ कैलकुलेट करना है और तीनों ही लेंथ में चेक करना है कि कौन सा दो लेंथ इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको चेक करना है। अब जो भी गिवन डाटा अपने पास है उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करके लिख लिए। लिखने के बाद सबसे पहले PQ का लेंथ चाहिए। तो PQ के लिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, x1 y1 और x2 y2 कोऑर्डिनेट्स यूज हो रहे हैं। तो PQ के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाएगा PQ इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सारा वैल्यू दिया हुआ है और उसमें से जो जो जरूरत का वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखते हैं कि PQ का वैल्यू √37 यूनिट्स आया। सिमिलरली अब QR का लेंथ चाहिए। तो QR में ध्यान से देखिए, x2 y2 एंड x3 y3 ये दोनों कोऑर्डिनेट्स यूज हो रहे हैं। तो QR के लिए डिस्टेंस फार्मूला बन जाएगा √x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। फिर से जो भी डाटा दिया हुआ है उसमें जरूरत का डाटा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए और सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखते हैं कि QR का भी लेंथ √37 यूनिट्स आया। एक और लेंथ बचा हुआ है PR। तो PR का भी लेंथ निकाल लेते हैं। PR में कौन कौन सा कोऑर्डिनेट्स यूज हो रहा है, x1 y1 एंड x3 y3। तो PR के लिए डिस्टेंस फार्मूला बन जाएगा x1 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y3 का होल स्क्वायर। जो भी जरूरत का डाटा है फिर से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए और सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखते हैं कि PR का लेंथ 2 यूनिट्स आ रहा है। अब यहाँ पर क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि दो लेंथ PQ एंड QR दोनों का वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। एक नया टर्म आया, इक्विडिस्टेंट। क्या होता है इक्विडिस्टेंट? इक्विडिस्टेंट का मतलब हुआ बराबर की दूरी पर स्थित होना। इसको आप इस तरीके से समझिए कि आपने 3 पेड़ लगाया, किसी एक पेड़ के पास आप खड़े हो जाइए। अब वहां से दोनों ही पेड़ की दूरी मेजर कीजिए। अगर वो दोनों दूरी इक्वल हो जा रहा है तो जिस पेड़ के पास आप खड़े हैं उस पॉइंट से, उस पेड़ से दोनों ही पेड़ इक्विडिस्टेंट पर स्थित है। यहाँ भी 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। मान लिए हम लोग P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट 7, 1 एंड B पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, 5। P पॉइंट के लिए x1 y1 यूज कर रहे हैं, A पॉइंट के लिए x2 y2 और B पॉइंट के लिए x3 y3। जो भी डाटा है उसको फिर से सिस्टमेटिकली अरेंज करके लिख लिए। लिखने के बाद फिर से क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो पॉइंट x, y जो है वो 7, 1 और 3, 5 से इक्विडिस्टेंट पर स्थित है।
तो x, y को हमने P पॉइंट बनाया, 7, 1 को A पॉइंट बनाया और 3, 5 को B पॉइंट बनाया। तो यहां से क्लियरली ये पता चल रहा है कि P पॉइंट से A पॉइंट की दूरी उतनी ही होगी जितना P पॉइंट से B पॉइंट की दूरी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि AP इक्वल्स टू BP। अगर ये दोनों दूरी इक्वल हो जा रहा है तो इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा, AP स्क्वायर इक्वल्स टू BP स्क्वायर। अब AP स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। AP में x1 y1 और x2 y2 यूज हो रहा है, इसका मतलब AP स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। BP में अगर देखें तो BP में x1 y1 और x3 y3 यूज हो रहा है, तो BP स्क्वायर इक्वल्स टू x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोनों ही वैल्यू के लिए डिफरेंट डाटा आपके पास है। ये डाटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद देख रहे हैं कि एक नया रिलेशन आपके पास दिख रहा है। ये नया रिलेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशनशिप है जो कि एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आपको दिख रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ के मेथड से भी समझ सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी समझना आसान है। देखते हैं ग्राफ कैसा है इसका। रिक्वायर्ड रिलेशनशिप अपने पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है और इसके लिए जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ये एक लाइन का ग्राफ बनता है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, जो गिवन कोऑर्डिनेट्स है उसको लोकेट करने पर और उस दोनों ही पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तब। यहाँ पर आप ग्राफ में क्लियरली देख पा रहे होंगे कि A और B नाम का 2 पॉइंट है और इस दोनों ही पॉइंट को x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 नाम का एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है AB को। और जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट किया वहां से A पॉइंट और B पॉइंट की दूरी इक्वल है, या फिर इस लाइन पर कोई भी अगर हम पॉइंट कंसीडर कर लें तो उस पॉइंट से A और B पॉइंट की दूरी इक्वल होगी। यही कंसेप्ट है इक्विडिस्टेंट का। अब हमारे कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x, y फ्रॉम द ओरिजिन 0, 0 शो दैट द पॉइंट्स 1, 7, 4, 2, -1, -1 एंड -4, 4 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर के प्रॉपर्टी को याद रख लीजिएगा। Determine the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear. Find the point on x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. Find the value of y for which the distance between the point 2, -3 and 10, y is 10 units. If q 0, 1 is equidistant from p 5, -3 and r x, 6, find the value of x. Also find the distance QR and PR. Name the type of quadrilateral formed, if any, by the points 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1, 2 and give reason for your answer. इस कोऑर्डिनेट्स का हेल्प लेकर के आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कीजिए और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के बाद चेक कीजिए कि कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या नहीं। अगर बन रहा है तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, उसका नाम लिखना है और अपने आंसर के सपोर्ट में रीजन भी दीजिए कि क्यों ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। थैंक यू। अपने टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चंस का आंसर देना है, उसको भी समझ करके बनाइए। थैंक यू।